तो चलिए पहले है हमें समझना है, प्रश्न कई बार पूछा गया है कि संविधान ने शिक्षा के विषय में क्या अपनी राय दी है। तो देखिए संविधान ने कहा है कि राज्य इस संविधान के लागू किए जाने के समय से 10 वर्ष के अंदर सब बच्चों के लिए, जब तक कि वे 14 वर्ष की आयु पूर्ण न कर लेंगे, उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की चेष्टा करेगा। देखिए तो संविधान ने कहा है कि जो राज्य है उसका यह कर्तव्य रहेगा कि जो बच्चा हुआ है, ठीक ना, तो उनको एक टारगेट दिया गया था कि 10 वर्ष के अंतर्गत जितने भी बच्चे हैं जन्म से लेकर, तो वो जब तक भी 14 वर्ष के नहीं हो जाते, ठीक है ना, तो उनके लिए अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। आगे है सन 1976 से पूर्व शिक्षा पूर्ण रूप से राज्यों का उत्तरदायित्व था। किसका था दोस्तों? राज्यों का। ठीक है। और आगे है कि संविधान द्वारा 1976 में किए गए संशोधन से शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर किसमें डाला गया? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या होती है कि जिस पर कानून बनाने का राज्य और केंद्र दोनों को अधिकार रहता है, और जिसके परिणाम भी क्या? दूरगामी परिणाम हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये नीचे यही बताया है कि जो समवर्ती सूची है उसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को नीति एवं कानून बनाने का अधिकार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों जो पहले अध्याय है उसमें इंपॉर्टेंट है कुछ अनुच्छेद, तो उन्हें हमें समझना होगा और आपसे कहेंगे कि आप इनको लिख कर रखें जिससे आपको ये याद हो जाए, क्योंकि एग्जाम में एक दो अनुच्छेद जरूर आते हैं। चलिए तो पहले है अनुच्छेद 45 के अनुसार क्या बताया गया है। तो इसमें बताया गया है कि राज्य इस संविधान के लागू होने के समय से 10 वर्ष की अवधि में 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। जो संविधान ने कहा था उसको सेम डाल दिया गया है अनुच्छेद 45 में। ठीक है। आगे है अनुच्छेद 51 जो का है उसके अनुसार। ठीक है दोस्तों, तो उसमें क्या कहा गया है कि हर अभिभावक या संरक्षक जो भी है तो उसको क्या है कि जो 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर उपलब्ध कराएगा। यानी कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं तो उनको अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को विद्यालय भेजें। आगे है देखिए संविधान के जो 86वें संविधान अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A के अंतर्गत एक नया अनुच्छेद 21 का, ठीक है, ये से जोड़कर जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना मौलिक अधिकार में सम्मिलित हो गया। पहले ये नीति निर्देशक के अंतर्गत आता था लेकिन इसे मौलिक अधिकार हो गया। कब हो गया? ये 2002 में। और किस संशोधन द्वारा? 86वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है ना। तो इस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए संसद में देखिए जो आपको डेट है ये भी आपको याद करना पड़ेगा। 4 अगस्त 2009 को बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य बाल अधिकार अधिनियम 2009 पारित हो गया। देखिए ये आप देख रहे होंगे ये जो बाल अधिकार अधिनियम 2009, ठीक है ना, तो ये पारित हो गया और राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद 27 अगस्त 2009 को इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया था। ठीक है ना, मतलब ये पूर्ण रूप से लागू हो गया था और इसके साथ ही देश के हर बच्चे को शिक्षा का मौलिक और कानूनी अधिकार प्राप्त हो चुका था। ठीक है। आगे आता है आपका अनुच्छेद 28 प्रथम। इसमें क्या बताया गया है कि राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित किसी भी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो अनुच्छेद जो 28 है वो क्या बताता है कि जो आपका ये राज्य द्वारा जितनी भी संस्थाएं चलाई जाती हैं विद्यालय, तो उनमें किसी भी प्रकार से जो धार्मिक शिक्षा है वो नहीं दी जाएगी। आगे है आपका अनुच्छेद 29 प्रथम या फर्स्ट। भारत के राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के निवासियों के किसी विभाग को अपनी विशेष भाषा, लिपि एवं या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। तो भारत का जो राज्य क्षेत्र होता है उसमें देखिए जो स्थानीय निवासी अधिकारी होते हैं तो उनको यह अधिकार है कि वो अपनी लिपि और संस्कृति को बनाए रखें। आगे है 29 द्वितीय। ऐसे समुदाय को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा और राज्य ऐसी शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा संस्थाओं के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धार्मिक संप्रदाय के प्रबंध में हैं। इसका देखिए सीधा सा उदाहरण है, मदरसे चलाए जाते हैं और कोई कई धार्मिक संस्थाएं चलाई जाती हैं जिनमें क्या होता है कि वो अपने धर्म की शिक्षा देते हैं। तो यही 29 द्वितीय में बताया गया है कि इस पर राज्य किसी भी प्रकार से उनको परेशान नहीं करेगा। ठीक है। आगे है अनुच्छेद 46। तो इसमें बताया गया है कि राज्य निर्बल वर्ग विशेषतया
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो वर्ग हुए उनके हितों की उन्नति करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा। देखिए तो राज्य है वो क्या करेगा, जो पिछड़े वर्ग हैं उनके बारे में थोड़ा हटके सोचना, उनके लिए व्यवस्था करना और उनको शोषण से बचाना। ठीक है दोस्तों, आगे है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के हर एक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के दायित्व को निर्धारित करता है। क्या करता है, जो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के दायित्व को निर्धारित करता है। और इस अधिनियम में 7 अध्याय और कितने खंड हैं दोस्तों, 7 अध्याय और 38 खंड। ये आपको बिल्कुल याद रखना है क्योंकि ये शॉर्ट टाइप आंसर में पूछा गया था। ठीक है ना, कि कितने खंड हैं, तो 38 खंड है इसमें। आगे बढ़ते हैं तो देखिए जो 7 खंड बनाए गए हैं उनको हम जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं वो हम आपके लिए थोड़ा थोड़ा बताते चलते हैं। चलिए, जो अध्याय पहला है उसमें क्या बताया गया है कि स्कूल किस प्रकार से होने चाहिए और कैसे होने चाहिए। तो देखिए जो 4 प्रकार के स्कूल बताए गए हैं, ठीक है ना। विद्यालय, सरकार द्वारा स्थापित और नियमित विद्यालय, ठीक है, सरकार द्वारा स्थापित नियमित स्कूल। और दूसरे नंबर पर आते हैं अनुदान प्राप्त निजी स्कूल। ठीक है ना, स्कूल तो खुले हैं लेकिन अनुदान मिलता है उन्हें सरकार से। या देखिए जो पहला ऑप्शन है हम डाल सकते हैं गवर्नमेंट। ठीक है ना, ये गवर्नमेंट, ये अर्ध सरकारी होते हैं नंबर 2 वाले। और तीसरा है विशेष श्रेणी के स्कूल जैसे नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय KVS जो चलाए जाते हैं। और चौथा है अनुदान ना पाने वाले निजी स्कूल। कई स्कूल देखे होंगे बिल्कुल प्राइवेट होते हैं जिन्हें सरकार से किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है। ये बताया गया है अध्याय प्रथम में। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो अध्याय प्रथम है उसमें कितने प्रकार के स्कूल बताए गए हैं, तो आपको ये 4 उत्तर लिखने पड़ेंगे। आगे है अध्याय द्वितीय। तो इसमें क्या है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार। ठीक है ना, तो इसमें देखिए अगर इसके अंतर्गत थोड़ा लिखना है आपके लिए तो आप लिख सकते हैं कि जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे होते हैं तो अपने पड़ोस के स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने तक मतलब उनको अधिकार दिया गया है कि वो अपने पड़ोस के किसी भी स्कूल में अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर सकते हैं। इसके साथ ही क्या है दोस्तों कि जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा को पाने और पूरा करने में किसी बच्चे को किसी तरह का शुल्क या खर्चा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब किसी प्रकार की फीस नहीं लगेगी। ठीक है, और देखिए यदि कोई बच्चा जो है वो 6 वर्ष की आयु पर किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाता है तो वह बाद में भी अपनी उम्र के अनुरूप प्रवेश ले सकता है और उसे प्रवेश दिया जाएगा। और एक और बात बताई गई थी दोस्तों कि अगर कोई बालक है उसके पास TC नहीं है या TC मिलने में उसे समय लग रहा है तो विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए उसे मतलब वो आधार नहीं बनाया जाएगा कि आप TC लाओ तभी आपको प्रवेश दिया जाएगा। ये सब बताया गया है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार में। आगे है तीसरा कि केंद्र राज्य स्थानीय सरकारों और अभिभावकों के क्या दायित्व रहेंगे। तो देखिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की साथ साथ जिम्मेदारी होती है कि वे जो अधिनियम और प्रावधान है उनका क्रियान्वयन के लिए धन का प्रावधान मतलब बजट लाएं। ठीक है ना, और साथ ही इनका जो खर्चा है तो उस पर दोनों ही केंद्र और राज्य परामर्श कर विचार करें। आगे है कि केंद्र और राज्य सरकार, ठीक है ना, केंद्र सरकार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का फ्रेमवर्क तैयार करके और शिक्षकों के प्रशिक्षण के मानदंड लागू करेगी तथा नई नई योजनाएं लाएगी। और देखिए राज्य और स्थानीय सरकारें 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे का प्रवेश और उपस्थिति, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होना ये सभी सुनिश्चित करेगी। ये बताया गया है आपका ये तीसरे अध्याय 3 में। ठीक है ना, और देखिए एक बात और कही गई है इसी में कि जो आपका 3 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनके लिए एक प्रारंभिक शिक्षा होती है जैसे अपन आंगनवाड़ी कहते हैं। ठीक है ना, और या अर्ली चाइल्डहुड केयर भी कह सकते हैं, तो उनकी व्यवस्था करेगी। और अध्याय 4 जो स्कूल और शिक्षकों के दायित्व, देखिए स्कूल और शिक्षकों के क्या क्या दायित्व होते हैं। देखिए सरकारी विद्यालय निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे और जहाँ निजी स्कूल हैं वो आर्थिक रूप से निर्बल समुदायों बच्चों के लिए पहली कक्षा में 25% स्थान आरक्षित करना होगा। देखिए जो निजी विद्यालय भी होते हैं तो उनमें 25% जो है वो श्रेणी आरक्षित रहती है निर्बल बच्चों के लिए। ठीक है, और आगे देखिए और बताया गया है कि कोई भी विद्यालय प्रवेश लेने के लिए ना तो कोई अनिवार्य दान या चंदा ले सकेगा और ना ही अभिभावक बच्चे के चयन के लिए कोई अपना मतलब प्रणाली अपना सकेंगे इस प्रकार की। ठीक है, और आगे देखिए बच्चे की उम्र का निर्धारण जन्म प्रमाण पत्र के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है ना, और आगे है कि किसी भी बच्चे को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा और ना ही स्कूल से निष्कासित किया जाएगा।
आप किसी बच्चे को रोक भी नहीं सकते हैं और ना ही उसे नाम काट के भगा सकते हैं, ठीक है ना, जब तक कि उसकी क्या प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण ना हो जाए, ठीक है ना। और किसी भी बच्चे को शारीरिक या मानसिक यातना नहीं दे सकते, ये शिक्षक का कर्तव्य होता है, ठीक है ना, कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं किसी बच्चे को शारीरिक और मानसिक चेतना यातना दें, ठीक है ना। आगे है स्कूल विकास की योजना बनाएगा, मतलब जो शिक्षक है वो स्कूल के विकास की योजना बनाएगा और उसकी संस्तुति करेगा, ठीक है ना। आगे है सरकार और स्थानीय सरकार अथवा अन्य कहीं से प्राप्त अनुदान खर्चे का अनुश्रवण करना, ये भी बताया गया है, ठीक है। और देखिए शिक्षकों के दायित्व क्या रहेंगे इसमें, तो ये तो होगा स्कूल के दायित्व। अब शिक्षकों के भी कुछ दायित्व होंगे कि नियमित समय से स्कूल उपस्थित हों, ठीक है ना, बच्चों को पढ़ाएं और पाठ्यक्रम को समय से पूरा कराना। इसके साथ ही बच्चों को सीखने की योग्यता का आकलन करें उनकी, कि वो सीख रहे हैं कि नहीं, और उनको प्रैक्टिकल भी कराएं, ठीक है ना। और ये सब है दोस्तों। बस आगे है कि प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और इसका पूरा किया जाना, ठीक है। तो प्रारंभिक शिक्षा क्या रहती है, देखिए इसमें देखिए प्रारंभिक शिक्षा हेतु क्या होता है कि पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की विधि उपयुक्त सरकार के अध्यादेश द्वारा निर्धारित शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। एक देखिए सरकार है वो एक पाठ्यक्रम तैयार करके देती है, फ्रेमवर्क, तो उसी को लागू किया जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ ही बाल अधिकारों का संरक्षण, ठीक है ना। तो बाल अधिकार जो है हम आपके लिए अगली क्लास आएगी उसमें बहुत ही डीपली थोड़ा पढ़ाएंगे। आगे है अन्य प्रासंगिक बातें। इसमें बताया गया है कि इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु केंद्र सरकार उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकारी संबंधित नियम बना सकती है, ठीक है। इसके लिए मतलब कोई स्थानीय नियम भी बनाए जा सकते हैं। और अधिनियम देखिए इस अधिनियम अथवा इसके बाबत बनाए गए नियमों और आदेशों को पालन केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बाल अधिकार संरक्षण आयोग और स्थानीय सरकार, इसके साथ ही स्कूल की जो प्रबंध समिति होती है वो इस अधिनियम से जुड़े किसी व्यक्ति द्वारा विश्वास के साथ किए गए कार्य पर कोई मुकदमा वैधिक प्रक्रिया नहीं चलाई जाएगी, ठीक है ना, मतलब कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो पहली क्लास से ये, ठीक है ना। आपको सिलेबस पूरा कराया जाएगा। ये जो देखिए पहली क्लास है इसमें क्या है, टोटल बेसिक है, ठीक है ना। इस पर आपको समझना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। समझ लिया, बस ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता इसके लिए नहीं है। तो चलिए मिलते हैं कल अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों शुक्रिया आप सभी का, आपने क्लास देखी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।